सर मैं चाहूँगी आप थोड़ा-सा मेरे व्यूअर्स को शिज़ोफ्रेनिया के बारे में भी बताइए, व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़, इसमें क्या सिम्पटम्स होते हैं और किस तरीके से ये मतलब इसके और रीज़न्स भी क्या होते हैं? क्या जेनेटिक ही इसका एक रीज़न होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बचपन के एक्सपीरियंसेस भी इसका फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए मैम, अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के लिए हार्ट अटैक है, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकियाट्रिस्ट के लिए है और स्किज़ोफ्रेनिया साइकियाट्रिस्ट ही ट्रीट करते हैं। मैं ये बहुत ठीक है। क्लियर कर राइट, देता हूँ, राइट, क्योंकि राइट। डिप्रेशन जो है वो फिजिशियन को भी आप दिखा सकते हो। हुँ, स्किज़ोफ्रेनिया के हम बेसिक सिम्पटम्स की बात करते हैं जो फैमिली डील करती है एक्चुअली। उसमें राइट। कानों में आवाज़ें आना, शक हुँ, करना, हुँ, उसमें पेशेंट को ऐसा विश्वास होना कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, राइट। मुझे जान से मारने की प्लानिंग हो रही है हुँ, और खाने में कुछ मिलाया हुआ है। राइट। कई बार घर वाले खासकर अगर फीमेल्स होती हैं तो अपना खाना भी अलग से बनाती हैं, अच्छा, ओके। चाय भी अलग से बनाती हैं। हुँ, कई बार पहले तो अब आजकल मोबाइल की बात है, जब मैं पीजी कर रहा था तो अक्सर ये कॉमन सिम्पटम होता था, घर वालों को वो टीवी नहीं देखने देते थे। उनको लगता अच्छा, था कि टीवी से कोई रेज़ आ रही हैं, कोई वेव्स आ रही हैं, उनको कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा। आजकल लोगों को लगता है कि उनका मोबाइल हैक हो रहा है, उनके हुँ, पासवर्ड्स चोरी हो रहे हैं हुँ, हुँ, और उनके ऊपर कुछ गलत हो रहा है। तो जब तक ये बात ये रहती है कि ऑफ़िस में लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ये है, और हुँ, ऑफ़िस में पॉलिटिक्स होता भी है कई बार, तो फैमिली मेंबर विश्वास नहीं करती। बट राइट। जब पेशेंट ऐसा बोलने लग जाता है कि घर वाले ही घर मेरे वाले खिलाफ हैं, ही मेरे खिलाफ और हैं, एक हाँ। कैपग्रास सिंड्रोम होता है, उसमें तो पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, आप हुँ, कोई और हो, मेरे हस्बैंड की तो मौत हो चुकी है। अच्छा, ओके। तो इस लेवल के भी सिम्पटम्स आते इस हैं जो लेवल बहुत के भी कॉमन नहीं होते। डिल्यूज़न्स हो तो जाते हैं। हाँ, डिल्यूजन्स हो जाती है, हुँ, एग्ज़ैक्टली जो हुँ, आप वर्ड हुँ, यूज़ कर रही हैं। तो डिल्यूजन्स होती हैं, हैलुसिनेशंस होती हैं। अब हुँ, डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशन में क्या फ़र्क होता है? डिसऑर्गनाइज़्ड बिहेवियर होता है, स्पीच होती है, नेगेटिव सिम्पटम्स होते हैं। ये राइट, 5 लक्षण होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ व्हिच इज़ फर्म, व्हिच इज़ आउट कीपिंग विद एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, इट इज़ मॉर्बिड इन ओरिजिन। अगर मैं इसकी राइट। सिंपल हिंदी करूँ, एक विचार जो पक्का है, जो गलत है, जो हुँ, बाकी लोग नहीं मानते, उस पे अगर वो प्रूफ भी दे दें, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और वो क्यों ओरिजिनेट हुआ या मॉर्बिड इन ओरिजिन, हुँ, वो भी उसका पेशेंट की कोई एक्सप्लेनेशन। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हुँ, जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये एक सुपरस्टिशन है, राइट। अंधविश्वास है। हुँ, तो अगर बिल्ली रास्ता काट गई और मान लीजिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा हूँ, तो मैं आ हुँ, ही जाऊँगा, नहीं रुकूँगा हुँ। होपफुली, है ना? गुड। जैसे कोई ज़्यादा ही होगा तो वो ऐसा करेगा, वेट करेगा किसी और की गाड़ी निकल जाए फिर आएगा, राइट, फिर आएगा। ठीक हाँ, है? हाँ। बट ये जो बिलीफ है, ये कॉमन बिलीफ है लोगों में, सोसाइटी ऐसा हुँ, बिलीव करती है। राइट। तो हुँ, इट इज़ फॉल्स बिलीफ, हुँ, बट इट इज़ नॉट आउट कीपिंग विद सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। राइट, जो हमारा सही बात। कल्चर है या मेरे जो बड़े-बूढ़े हैं, वो भी ऐसा कहते थे और कहते हैं हुँ, हुँ, कि सुबह पेपर देने जा रहे हो तो कुत्ता मिल जाएगा, तो बड़ा बढ़िया काला कुत्ता मिल जाएगा, या कौवा काय-काय करेगा, तो घर में कोई आने वाला है। राइट, उसकी हाँ। कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट हुँ, लोग मानते हैं, इट्स ओके, देयर इज़ सही नथिंग रॉन्ग, बात है। दैट इज़ नॉट डिल्यूजन। हुँ, तो इट इज़ हुँ। अ फॉल्स बिलीफ, बट इट इज़ नॉट फैमिली मेंबर्स और कल्चरली एक्सेप्टेड। राइट, इट इज़ सोसाइटी मतलब चल रहा है, चलता आ रहा है सदियों से तो हाँ, लोग मान लेते हैं इसको, हाँ। ठीक है। तो डिल्यूजन वो होती है, इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ व्हिच इज़ फर्म, व्हिच इज़ हुँ, आउट कीपिंग विद कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। हुँ, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिसमें चलो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का हो जाएगा। अगर हम इसी की बात करते हैं कि शक कर रहे हैं। हुँ, अब पेशेंट कई बार ऐसा भी बोलता है कि जो मम्मी है उसी का पापा के साथ अफ़ेयर चल रहा है, या हुँ, कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है घर में, या हुँ, सीआईए जो है यूएसए की, वो मेरे पे नज़र रख रही है, वो वेव्स भेज हुँ, रहे हैं। हुँ, पीजी टाइम करते हुए तो एक पेशेंट था, वो बोलता था जॉर्ज बुश को मैंने मैसेज किया था, उसको मैंने हुँ, बता दिया था कि हरिकेन कटरीना आने वाला है। राइट, तो नाउ हुँ, दिस इज़ अ बिलीव जहाँ फैमिली मेंबर्स भी समझ रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, ठीक नहीं इसका है, हाँ, संतुलन बिगड़ चुका है। राइट, और मॉर्बिड रीजन का मतलब होता है कि कोई लॉजिक नहीं है उस बात का। अगर आप हुँ, उससे पूछोगे आपको कैसे पता लगा? मुझे आइडिया लग गया, मुझे वेव्स आ गई, मुझे रेडियोथेरेपी आ गई, हुँ, हवा में नशा है, व्हाटएवर आई एक्सप्लेनेशन द गॉट पर्सन विल दैट, गिव। हाँ, हाँ, इसमें एक और इंटरेस्टिंग डिल्यूजन है जो काफ़ी मिस आउट हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इन्फिडिलिटी। ये अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया में तो डिल्यूजन्स भी होंगी, हैलुसिनेशंस भी होंगी। अच्छा, तो एक और डिसऑर्डर है जो सिर्फ डिल्यूजन्स होती हैं, दैट इज़ हुँ, डिल्यूजन ऑफ इन्फिडिलिटी। हुँ, इन्फिडिलिटी का मतलब होता है माय स्पाउस इज़ चीटिंग ऑन मी। हुँ, तो उसमें भी एक एग्ज़ाम्पल में क्या होता है कि वाइफ़ जो है वो बालकनी में खड़ी थी हुँ, और वो हँस रही थी। अब वो हुँ, अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही है, हँस रही है, लेकिन हस्बैंड नीचे से आया, उसको लगा किसी और को देख के हँस रही है। उस पे हुँ, लड़ाई भी हो गई, मार-पिटाई भी हो गई। तो हुँ, उसमें क्या है कि वो हँस रही थी, इसका मतलब वो खुश है और 3 दिन से हमारा सेक्स नहीं हुआ, तो शायद इसने सेक्स किया है। एंड हुँ, दिस साउंड्स वेरी वियर्ड। राइट, दिस इज़ व्हाट इज़ मॉर्बिड रीजन।
राइट, आई गॉट दैट। और सर इस तरीके की चीज़ें कॉमन हैं, इस तरीके की बीमारियां, पर लोगों को पता अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इस वजह से जैसे आपने बोला लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वायलेंस होगा घर के अंदर और लोगों को ये नॉर्मल लगता है कि ये ओके है, वायलेंस तो और उसमें होता क्या है है, अभी घरों में। स्किज़ोफ्रेनिया पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि मेरी हाँ, आदत है इधर-उधर जाने की। ठीक है सर। तो उसमें हैलुसिनेशंस में क्या होता है, जैसे कानों में आवाज़ आना, वैसे तो जितने हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँखों से हम देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, मुँह से हम टेस्ट कर सकते हैं, नेक से स्मेल कर सकते हैं, सॉरी नोज़ से स्मेल कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। राइट, राइट। ठीक है? तो और भी सेंसेस हैं बट हम फिलहाल फोकस उन्हीं पे करते हैं। तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ऑडिटरी, राइट। कानों में आवाज़ आना। तो फैमिली मेंबर बताते हैं कि ना ये खुद से बातें करता है। क्यों बातें करते हैं पेशेंट? क्योंकि उनको कान में आवाज़ आती है। क्यों आवाज़ आती है? जो आपने पूछा था कारण क्या होता है? डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल है जो हम सबके माइंड में है, आपके माइंड में भी है, मेरे माइंड में भी है। अगर उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें को एहसास करने लगते हैं जो पहले होती नहीं थी। अच्छा, तो ओके। कोई नहीं भी बात कर रहा है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। राइट, हाँ। और आपका रूम काफ़ी बढ़िया है तो और कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। हम्म। लेकिन अगर मुझे ये लगने लगे कि बाहर 4 लोग बैठे खड़े हैं, वो बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में प्लान कर रहे हैं कि जैसे ये इंटरव्यू करके आएगा हम इसे जान से मार देंगे, तो आई कैन नॉट फोकस ऑन द इंटरव्यू, आई विल बी फियरफुल। कई बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बोलते हैं आजकल हमारा ये पेशेंट बहुत डरा रहता है। तो मैंने कहा अगर आपको लगेगा कि बाहर आप जाओगे आपको कोई जान से मार देगा, आपके कोई पीछे पड़ा है, उसको ये भी भरोसा नहीं है कि आप भी उसके साथ हो या नहीं। कई बार उनको ये भी लगता है कि डॉक्टर से मिले हुए हैं, मुझे पागल प्रूव कर देंगे, मेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे। एनीबॉडी विल बिकम एंग्शियस। अब प्रॉब्लम ये है कि उसको ये पक्का लग रहा है और वो रियलिटी से मैच नहीं कर रहा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो वन इज देयर इज अ डिल्यूजन, गलत सोच। अगर सिर्फ डिल्यूजन है तो डिल्यूजन डिसऑर्डर होता है, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, कम बैक। ठीक है। उसके बाद हेलुसिनेशंस की बात आ गई। ये 2 मेन प्रोमिनेंट सिम्पटम्स होते हैं जो घर वालों को दिखाई देते हैं। और डिल्यूजन में भी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस एंड परसिक्यूशन। रेफरेंस कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जब मैं रोड पे जाता हूँ मुझे देख के थूक रहे हैं, हंस रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब पीपल वांट टू पनिश मी और हार्म मी। परसिक्यूट कौन करती है? पुलिस। जैसे पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मेरे खाने में जहर मिला दिया है, मुझे जान से मार देंगे। पहले ऑफिस वाले या आस पड़ोस वाले। कई पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं होते तो उनको ये लगता है कि पड़ोसी ही मेरे पीछे पड़ा है, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली दे आर ओके। तो फैमिली ना पड़ोसियों से ही लड़ लेती है, पुलिस केस भी हो जाते हैं। बट जब घर वाले अपने घर वालों की बात करने लगते हैं, सॉरी पेशेंट अपने घर वालों पर ही शक करने लगता है, तब उनको रियलाइज करता है कि इनकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, अब दिखाने की जरूरत है। सही बात है। उसके अलावा कुछ 3 सिम्टम्स और हैं। वन इज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर जो कैटाटोनिया में ज़्यादा कॉमनली होता है, और एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। स्पीच में कई बार होता है कि बात करते हुए यहाँ की बात करते हुए कहीं और पहुँच गए, फिर कहीं और पहुँच गए, कहीं और पहुँच गए। उसको हमारी भाषा में लॉस ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। बट अब साइंस इतनी तरक्की कर गई, साइंस नहीं सॉरी, लोग इतनी समझदार हो गए हैं कि इससे पहले ही वो अक्सर डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो जैसे मेरे प्रोफेसर खंडेलवाल हैं, उन्होंने ऐसे पेशेंट देखे होंगे ज्यादा जिनमें लॉस ऑफ एसोसिएशन उन्होंने देखा होगा, मैंने कम देखे हैं। बट मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक बात कर रहे होते हैं, फिर ये कोई और बात करने लग जाते हैं, फिर कोई और। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सलमान खान को अभी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, कुत्ता भौंक रहा है, कितना डिसएसोसिएट, फूल जो है पता नहीं कौन से, मतलब वन सेंटेंस इज नॉट कनेक्टेड विद अनदर सेंटेंस। आई गॉट दैट, कहीं से कहीं कुछ भी बोल रहे हैं। तो वर्ड, अगर हम वर्ड पे भी ध्यान दें, लॉस ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक सेंटेंस जो एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आई गॉट दैट। सिमिलरली बिहेवियर में भी वो वियर्ड बिहेव करेंगे, एक जगह जाके खड़े हो जाएंगे, दीवार की तरफ देखने लग जाएंगे। ये इतना कॉमनली नहीं दिखाई देता क्योंकि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के लेवल पे ही इतनी अवेयरनेस इंडिया में बढ़ गई है कि लोग दिखा देते हैं। मतलब मैं तो अभी 50 का हूँ, बट 50 साल पहले भी लोग ईसीटीज करवाते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इन्हीं पेशेंट्स का होता था। अच्छा, ओके। स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें ईसीटी सबसे बढ़िया काम करता है। अच्छा, ओके। स्टार्ट स्किज़ोफ्रेनिया पे हुआ था, बाद में डिप्रेशन और सुसाइडल। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो बिजली के झटके होते हैं। ओके, उसमें क्योंकि पहले दवाइयां इतनी अच्छी नहीं थी, और ईसीटीज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट 70+ इयर्स हो चुके हैं आए हुए, और वो प्रूवन थेरेपी है, तो दिस वाज वेरी इफेक्टिव। अच्छा काम करती है, बहुत जबरदस्त काम करता है। कई बार तो डॉक्टर्स जो होते हैं अगर उनके फैमिली मेंबर होते हैं उनको सजेस्ट करो कि आप इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवा लीजिए, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा बोला जाता है इनह्यूमन है, और ऐसा लगता है कोई पुरानी थेरेपी है, तो यू आर सेइंग इट इज इफेक्टिव इन स्किज़ोफ्रेनिया। अमेरिका में एंटी साइकेट्रिक वेव चली थी, लोगों ने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद इस पे रिसर्च हुई थी, तब भी ये पाया गया था कि ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, ओके। और रिसेंटली भी मैंने एक लड़का 18 समथिंग का, उसकी मदर ने मुझे बताया कि मेरी
उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा। तो मैंने तो ईसीटी की उनसे मैंने खुद ही बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी को लगा था, मेरी मम्मी को भी स्किज़ोफ्रेनिया था, इसमें लगा के देखें क्या? अच्छा। और उसके लगाने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, जो पिछले 6 महीने से नहीं आ पा रही थी। अच्छा, ओके। अभी की ओके। बात है ये, हार्डली 15 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ है वो। सर, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जो मेनली एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, रेयर केसेस में हाँ, ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा, मेडिसिन हमसे नहीं मेनली काम। एंटीसाइकोटिक्स इट इज़ द इसके लिए लास्ट चलते हैं। ऑप्शन, बट इट इज़ हमारी बुक में लिखा होता है, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा। जैसे गोल्ड को स्टैंडर्ड मानते हैं ना लोग, हाँ, हाँ, मार्केट में हाँ। जब शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाती है। आई गॉट दैट। डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क इज नंबर 1 इंडिकेशन फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। जो कंफर्टेबल है वो लगवाए, नहीं तो मेडिसिन लेंगे तब भी ठीक हो जाएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि जो काम 6-8 हफ्ते में होना होगा वो 2 हफ्ते में हो 2 जाएगा। हफ्ते में। जैसे गाड़ी को धक्का अच्छा, अच्छा। मारना है तो आप निकल जाएंगे एक बार हाईवे पे, उसके बाद तो गाड़ी चली पड़ेगी। आई गॉट दैट। और ये कितना इसमें सही होने के मैं एक बार चांसेस होते टॉपिक पूरा कर हैं? लेता हूँ, हाँ, मेरी हाँ। आदत है इधर-उधर जाने की ना। अच्छा, मैं ठीक आपको है भी मान लिया। सर। नहीं, ठीक। एक डिल्यूजन हो गया, हैलुसिनेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो गया, उसके बाद आते हैं नेगेटिव सिम्पटम्स। ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के 5 साल में तो एक्चुअली पॉजिटिव सिम्पटम्स प्रीडोमिनेट करते हैं। कानों में आवाज़ें आना, शक करना, कईयों के से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेगेटिव सिम्पटम्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो इंसान पहले किया करता था, अब नहीं कर पा रहा बीमारी की वजह से। अच्छा, ओके। और उसका अपोजिट होता है पॉजिटिव सिम्पटम्स। पॉजिटिव सिम्पटम्स वो होते हैं, वो चीज़ें पैदा हो गई जो बीमारी की वजह से नहीं थी। जैसे डिल्यूजन्स और हैलुसिनेशन, इसके ठीक बारे है। में हमने बात कर ली। ठीक है। नेगेटिव सिम्पटम्स क्या होते हैं, अगर मुझे एग्जैक्टली याद आते हैं तो 5 हैं। जैसे एलोजिया, कम बात करना, या अच्छा। 1 वर्ड आंसर देना। जाना है? हाँ, नहीं। खाना खाना है? नहीं, हाँ। अच्छा, ओके। ठीक है? तो वर्बल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, जितना ओके। वो बात कर एलोजिया जैसे ना। अच्छा। अफेक्ट मतलब इमोशंस। जैसे एक होता है डिप्रेशन में कि इंसान दुखी है, एक है इमोशनल रिस्पॉन्स ही नहीं है। फ्लैट इफेक्ट बोलते हैं जैसे। अच्छा, ओके। वो स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होता में होता है। आजकल इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलता, हमारे प्रोफेसर्स या कोई पुराने केसेस होते हैं। है। और मैंने तिहाड़ जेल में ना एक एनजीओ में काम किया था, तो मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। अच्छा, ओके। बिकॉज़ पुलिस वाले जिन बैगर्स को रोड से उठा के लाते थे, उसमें ना एक कॉन्सेप्ट भी है, मतलब इट्स नॉट वेरी गुड टू शेयर बट इट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं बच्चों की वो केयर करते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। बट जब भाई बहन पे बात आती है तो 90% लोग वट एवर रीजंस, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पेसिंग, दे डोंट आर नॉट एबल टू केयर, एंड मेनी ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स लैंड अप ऑन द स्ट्रीट्स। तो काफ़ी सारे जो भिखारी होते हैं, मैंने खुद अपनी गाड़ी से देखा। एक बार क्या हुआ था कि गाड़ी क्रॉस कर रही थी मेरी ऐसी, एक बंदे ने सडनली ईंट उठाई और मेरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में से फेंकी। मुझे गुस्सा भी नहीं आया क्योंकि आई अंडरस्टैंड ही वाज स्किज़ोफ्रेनिक। उसने बोरियां बांधी हुई थी, अजीब सा ड्रेसअप हुआ था, ऐसे ही बात कर रहा था। और एक बार मुझे बचपन में याद है, मैं दूध लेने गया था, आई थिंक आई वाज इन 4th क्लास। तो एक लड़का था, उसका ब्लड चल रहा था यहाँ से, उसने भी बोरी बांधी हुई थी, यंग सा था और वो डरा हुआ था, और सारा क्राउड ऐसे देख रहा था उसको जैसे कोई नुमाइश लगी हो या कोई सर्कस चल रही हो। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया था, मैं बहुत घबरा गया था। और अगर मैं 4th स्टैंडर्ड में आऊंगा तो आई वुड बी 9 इयर्स। आई एम 50, तो 41 इयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। नाउ आई अंडरस्टैंड इज साइकियाट्रिस्ट की दैट वाज स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। काफी बार आपको ऐसे लोग, मेरे को एक और याद है, आई थिंक आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, आई वेंट टू माय फादर्स प्लेस इन शादरा, नॉट शादरा हॉस्पिटल, अंकल के घर गए थे हम। मेरे फादर मर्चेंटिंग में थे, वो पापा के पुराने फ्रेंड थे। तो सडनली एक लड़का निकला जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। अच्छा, ओके। तो मेरी सिस्टर भी थी, मैं भी था, मेरे फादर भी थे, मदर भी थी। जैसे होता नहीं मिडिल क्लास में कोई बताते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, हम एक दूसरे पे रिस्पॉन्स नहीं देते। बट इट्स स्ट्राइकिंग, वेरी स्ट्राइकिंग कि somebody without clothes in a very odd shape moving around, वो भी स्किज़ोफ्रेनिया ही रहा होगा। आई गॉट दैट। तो इस तरीके से इनको परिवार वाले एक टाइम पे आकर के लाइक अबंडन कर देते क्योंकि वो संभाल नहीं पाते, टेक केयर नहीं कर पाते। और मैंने बुक्स में पहले पढ़ा था, बट जब तिहाड़ जेल में मैंने एनजीओ में काम किया अपनी स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस में अराउंड 1 ईयर, निर्मल छाया करके है, बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है उनका। अच्छा। और अक्सर क्या होता है, जब वीआईपी मूवमेंट होती है, किसी फॉरेन की डिग्नेटरी ने आना होता है, तो वो रेड लाइट्स पे जो भिखारी होते हैं उनको वो उठा लेते हैं। अच्छा। तो उनमें से कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको मेडिसिन दी और वो 2 महीने में ठीक हो गए। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, अगर उनके घर वाले भी देते तो वो ठीक हो जाते, बट वो स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं। उनमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी मिलती है, जो लॉस ऑफ एसोसिएशन होता है, राइट। उनमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी मिलता है, वो यूं देख रहे तो देख ही रहे हैं, ऊपर देख के बात कर रहे हैं आसमान में। तो वो सारी चीज़ें उन पेशेंट्स में मिलती हैं। आजकल जो घरों में रहते हैं उनमें नहीं मिलती। पुराने ज़माने में मतलब 100 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिक्स का एक ही ट्रीटमेंट होता था कि उनको अजाइलम में डाल दो, मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। राइट। अब 90 to 95% पेशेंट्स घर में ही हैं, क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। राइट, बट बस अवेयरनेस क्रिएट करने अब की नहीं मैम, अब मेरे प्रोफेसर के लेवल पे वो वाली हालत थी
जो अभी साइकोलॉजिकल, जैसे अभी हम अगर ADHD की बात करें तो जो ADHD का हाल है आज की डेट में वो 70 साल पहले स्किज़ोफ्रेनिया का था। आई गॉट दैट। गॉट मैम, हाँ, मैं समझ गई सर। मतलब इवॉल्व हुई है कि पहले हाँ। स्किज़ोफ्रेनिया पिक्चर में आया, फिर उसके बाद डिप्रेशन पिक्चर में आया, आजकल चाइल्ड साइकियाट्री आई हुई है, अच्छा। जिसमें क्रिटिसिज्म भी होता है कि बहुत सारे, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, पर मोटिवेशनल स्पीकर और ये वो एनर्जी तो है, कैसे भी यूज करो। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि इन स्पीकर्स को भी डिप्रेशन हो, इनके बच्चों को ADHD हो, ताकि ये ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएं, ज्यादा बेटर वीडियोस बनाएं अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी एक्सपर्ट से बात करें। इवन मूवीज में मैम क्या होता है, अभी मैं कौन सी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूँ शायद मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि हमने एक एक्सपर्ट रखा होता है जो मैथ अगर जो बोर्ड पे इक्वेशन भी लिखी हुई है मैथ की तो उसको लिखते हैं। तो मुझे लगता है एक एक्सपर्ट से बात, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट होते हैं लाइफ में वो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, वो सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। हमें बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मौका मिलता है लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने का। जब आप ऊंचाई को भी देखोगे और गहराई को भी देखोगे, बेटर आंसर कर पाते हो। सही बात है। और हमारी गलती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कि हम उसको अच्छे से प्रमोट नहीं करते, तो जो ओपिनियन मेकर्स है लोग उन्हीं की बात मानेंगे। और ये फैक्ट है, अगर आपका पड़ोसी बोलता है मैंने सरदर्द के लिए दवाई खाई थी, तो आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप वो दवाई खा लोगे बजाय एक डॉक्टर बोलने के। सही बात है, बिकॉज़ हाँ, राइट, ट्रस्ट इज नॉट द राइट वे, यू गो फॉर एन एक्सपर्ट। जैसे आपका स्टूडियो इतना अच्छा है ना, बिकॉज आपने आर्किटेक्ट से कराया होगा, राइट, बिल्कुल। आपका टेस्ट अच्छा है तो हो सकता है आपने भी कराया, बट नहीं, मैंने प्रोफेशनल से कराया है। तो इसलिए मैम उसमें अब जो नई जनरेशन है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आई डोंट वांट टू डाइग्रेस द टॉपिक में, जैसे ADHD की बात की तो ज्यादातर जो बच्चे आते हैं या तो उनके पेरेंट्स लेके आते हैं जो यंग है, या जो 35-40 में काम कर रहे हैं और उनको प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने YouTube पे सर्च किया और उन्होंने बोला मैंने घर में बताया भी नहीं, और मैं घर में बताऊंगा तो मेरी दवाई बंद कर देंगे। और मेरे साथ हुआ भी ऐसा कि मैंने किसी को ट्रीट किया और वो ठीक हो गया, उसके घर वालों को पता लगा, उन्होंने दवाई बंद करा दी, फिर दोबारा दिक्कत आई, ऑफिस में डांट पड़ी, फिर दोबारा दवाई शुरू हुई। आई गॉट दैट। तो अभी स्किज़ोफ्रेनिया में एक बार खत्म कर देता हूँ। तो डिल्यूजन्स होगी, हेलुसिनेशंस होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगी, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो गया, नेगेटिव सिम्टम्स हो गए। नेगेटिव सिम्टम्स में इमोशंस की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई, कम बातचीत करना हो गया। एवोल्यूशन होता है लैक ऑफ ड्राइव, अंदर से कुछ कर गुजरने की इच्छा नहीं होती। जैसे आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं सारा दिन, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अभी तो नहीं, लगभग 17 साल पुरानी बात है, जब मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी, काफी रिच फैमिली थी वो, तो उन्होंने मुझे होम विजिट के लिए घर पे बुलाया। क्यों बुलाया? उनका बेटे की तबीयत तो खराब हुई थी जब वो 11-12 स्टैंडर्ड में था। ठीक है। फैमिली बहुत अमीर थी और बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट था, तो उन्होंने लंदन भेज दिया कंप्यूटर कोर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद वो 6 महीने बाद ही वापस आ गया और वो 25 साल का हो गया था, तो उन्होंने भेजा होगा 17 साल में। पिछले 8 साल से एक रिच फैमिली जो दिल्ली में रह रही है, उन्होंने कभी इलाज नहीं कराया। अब क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जीजे के साथ उसको बात करनी पड़ेगी, बेटी की शादी होने वाली है, जो बेटी उससे बड़ी है, और इसको मिलनी करनी होगी जो हिंदूज में होती है, तो मिलनी कैसे करेगा और बेइज्जती हो जाएगी। ओके। तो जब मैंने उससे बात की, क्योंकि उसके सिम्टम्स डिल्यूजन और हेलुसिनेशन लेवल पे इतने ज्यादा नहीं थे, बट वो 1 साल से फर्स्ट फ्लोर पे ही था। वो कभी कभी नहाता था हफ्ते में एक बार, पिज़्ज़ा और बर्गर मंगाता था और नॉवेल्स पढ़ता था, और कुछ नहीं करता था। अच्छा। तो एक सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें डिल्यूजन्स नहीं होती, हेलुसिनेशंस नहीं होती, बट सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और मोर देन 1 ईयर होता है। इट इज नॉट अ वेरी कॉमन डायग्नोसिस, बट ये मेरे लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग होता है। ऐसी चीज आप MD करते हुए नहीं देखते। हाँ, सही बात है। मतलब ये पहली बार ही सुना है कि जिसमें आप, मतलब ये अलग ही सिम्टम है कि आप नहा नहीं रहे हो, आप ऊपर बैठे हो, अलग बैठे हो, और डिल्यूजन हेलुसिनेशन नहीं है आपको। कोई डिल्यूजन नहीं है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। लोग सर्च करना चाहेंगे तो दे कैन राइट डाउन सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। अच्छा, तो ये से डिप्रेशन के अंदर क्यों नहीं आया, ये स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्यों आया? देखो मैम, डिप्रेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो 2 होते हैं, एनिडोनिया एंड सैडनेस ऑफ मूड। ठीक है। मेरा मन उदास रहता है, मेरा रोने का मन करता है, और कई बार पेशेंट ये भी कहते हैं कि मेरा रोने का मन करता है, मुझे रोना नहीं आता इसलिए दुख होता है। अच्छा, ओके। तो मूड डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले मूड की बात करेंगे। दूसरा है एनहीडोनिया। हिडोनिया का मतलब होता है मजा। अच्छा। एनहीडोनिया का मतलब होता है नहीं आ रहा मजा, जिन चीजों में आता था मजा आता था। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा था लगता था, या क्रिकेट मैच देखना, तो उसको क्रिकेट मैच देखना भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कोई रोज इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता था, आजकल 15 दिन हो गए उसने स्टोरी नहीं डाली, बिकॉज 2 वीक्स इज द टाइमलाइन जब आप डिप्रेशन को डायग्नोज करेंगे। तो पेशेंट जब आएगा इस कंप्लेंट से आएगा, और ये सिम्टम 2 हफ्ते या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो डिप्रेशन बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है फैमिली में। फैमिली मेंबर्स भी देख पाएंगे पेशेंट में सिग्निफिकेंट। स्किज़ोफ्रेनिया का जो क्राइटेरिया, पहले एक्यूट साइकोसिस बनेगा 1 मंथ तक, ICD-10 को फॉलो करते हैं तो 1 मंथ के बाद हम स्किज़ोफ्रेनिया बना पाएंगे। APA जो गाइडलाइंस है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, तो उसमें तो पहले
ब्रीफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होगा, 1 to 6 मंथ्स के बीच में स्किज़ोफ्रेनिक फॉर्म होगा, अच्छा। फिर 6 महीने के बाद स्किज़ोफ्रेनिया होगा, हम्म, और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो सकते हैं तो फटाफट ही पता लग जाता है। हम्म, बट अगर पेशेंट में डिल्यूजन्स ही नहीं हो रही, हम्म, हैलुसिनेशंस ही नहीं हो रही, हम्म, सिर्फ नेगेटिव सिम्पटम है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है मैम, चौथा अगला ये जो मैं बताने वाला था, दैट इज एनिडोनिया। अब एनिडोनिया डिप्रेशन में भी है और हाँ, एनिडोनिया स्किज़ोफ्रेनिया में भी है। वही, और अच्छा, okay, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि हाँ, मैं खुद ही बोलने वाला था एनिडोनिया, वो तो आपने खुद ही बता दिया। अब यू हाँ, हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो हाँ, मैम एनिडोनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया वाला जो डिप्रेशन वाला एनिडोनिया होगा, उसमें पेशेंट के फैमिली मेंबर किसी शादी में जाते हैं हम्म, तो उसको दुख लगेगा, बट उसका जाने का मन नहीं करेगा। वो ये भी शायद पूछ सकता है कि शादी में कौन आए थे, मेरे बारे में पूछा नहीं पूछा, और फिर दुख होगा उसको, और हो सकता है ना भी पूछे। बट स्किज़ोफ्रेनिया में तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा कि उसे जाना है। okay, एनिडोनिया इज नॉट द फर्स्ट थिंग दैट विल डेवलप। okay, फर्स्ट विल बी डिल्यूजन्स, हम्म, हैलुसिनेशंस, और शुरू में अगर मैंने बात की थी तो मैंने कहा था शुरू के 5 साल में पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। right, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बीमारी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है, फिर हम्म, एक लेवल पे अटक जाती है, चाहे ट्रीटमेंट कराओ या ना कराओ, हम्म, और नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो अच्छा, चीज़ें okay, पहले नहीं थी वो आनी शुरू हो जाती हैं, okay, और पॉजिटिव सिम्टम्स की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। और अक्सर मेडिसिन भी पॉजिटिव सिम्टम्स को बेटर इंप्रूव करती है कंपेयर टू नेगेटिव सिम्टम्स। okay, तो पेशेंट की बातचीत, उसकी मोटिवेशन लेवल, हम्म, उसके इमोशंस, अब जैसे डिप्रेशन में होगी सैडनेस, हम्म, स्किज़ोफ्रेनिया में होगा फ्लैट इफेक्ट। अच्छा, तो तो उसमें उस मन लड़की को सैडनेस नहीं थी, नहीं, फ्लैट इफेक्ट ज्यादा उस था उसको। उसके पापा ने खुद ये वर्ड यूज़ किया था मैम मेरे सामने, कि घर में कोई मर जाए, हम्म, चोरी हो जाए, या घर में कोई बड़े अच्छी बात हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वाज़ क्लासिकल सिम्पटम जिससे मैंने डायग्नोसिस क्लिंच किया था। अच्छा, ओके, और अब पता नहीं जो भी बात थी, वो पहली बार 1 साल बाद नीचे आया था ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से। अच्छा, पूरा टाइम फर्स्ट फ्लोर पे ही पूरे है। 1 साल से वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था। पिज़्ज़ा मँगाना, बर्गर मँगाना, एंड फ्रॉम 80 ही वेंट टू 125। ओके, और मुझे उनकी गलती नहीं लगी, मुझे लगा कि ये एज़ ए प्रोफेशनल हमारी ड्यूटी है कि हम अवेयरनेस को जनरेट करें। मतलब जैसे आई विल थैंक यू ऑल्सो कि आप एज साइकियाट्रिस्ट को बुला रहे हैं, जैसे पॉडकास्ट में आप बुलाएंगे तो डेफिनेटली सेलिब्रिटीज़ को बुलाना होता है, बाकी लोगों को बुलाना होता है, बट मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कोविड के बाद ये और खुल के लोगों को समझ आया, लोगों राइट, ने वीडियोस देखे, उनको डिप्रेशन के बारे, जब लोगों ने आसपास मौत देखी, उसमें क्या था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है राइट, कि यू अंडरवेंट सच ए स्ट्रेस विच यू नेवर एक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। जो हमारे बड़े बूढ़े भी हैं, उन्होंने भी इतनी खतरनाक सिचुएशन को नहीं सामना किया, जो एज ए कोविड के टाइम लोगों को अपने फैमिली मेंबर की डेथ को देखना पड़ा, उनकी डेड बॉडीज को नहीं मिल सकते, कोई अब्रॉड है, कोई इंडिया में है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की लाइन लगी हुई है। मैंने खुद को सारे टाइम कोविड में काम किया था, बट सेकेंड वेव में तो मैंने भी अपना क्लिनिक महीने के लिए बंद कर दिया था। मेरे दोस्तों ने मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि अगर तू और तेरी फैमिली को चाहिए होगा तो हम एडमिट करा देंगे, अपने स्टाफ या टीम के लिए मत बोलियो। मतलब दैट वाज द लाइन विच माय बेस्ट फ्रेंड्स टोल्ड मी, बिकॉज मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो एडमिट नहीं करता, बट मेरे फ्रेंड्स तो हैं जो मेरी केयर करते हैं। तो उन्होंने मुझे साफ इंस्ट्रक्शन दी कि राजीव, तू अगर बीमार हुआ, तेरी वाइफ बीमार हुई, तेरे बच्चे हुए, तो हम देख लेंगे, बट अगर तू बोलेगा कि तेरे क्लिनिक में कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई तेरा प्यून है या तेरा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है या स्पीच थेरेपिस्ट है, उसके लिए हम कोई नहीं। बट दिस वाज द टॉक व्हेन दे टोल्ड मी दैट, आई शट डाउन माय क्लिनिक, व्हेन थिंग्स इंप्रूव्ड आई अगेन ओपन माय क्लिनिक। तो मैंने कोविड को वैसे बहुत क्लोजली देखा है एज ए साइकियाट्रिस्ट, और मैंने रियल सिनेरियो में लोगों को बात करते देखा है और मरते भी देखा, और हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनको ये गिल्ट हो गया कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को आखिरी मोमेंट्स में बात नहीं कर पाए, बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रेस का लेवल तो बहुत ज्यादा हाई था उस समय। उसकी वजह से ना अब जैसे अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे शेयर मार्केट गिरती है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में बढ़ जाता है, कोविड के टाइम में भी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसी तरह जब मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस बढ़ी और लोग ठीक हुए तो उनका विश्वास बढ़ गया। राइट, दे आल्सो फाउंड कि दिस इज आल्सो एन ऑप्शन, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। राइट, जैसे बच्चों की बात करूं मैं, ADHD आपके भी दिल के करीब है जो आप बात कर रहे थे, और मेरे भी दिल के करीब है। तो उसमें क्या होता है कि ADHD के टाइम जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे घर पे, तो पहले तो वो टीचर को बोलते थे कि क्लास टीचर ध्यान नहीं देती। राइट, बच्चा एक ही है, दो पेरेंट्स दोनों घर पे हैं, दादा दादी भी हैं, वो फोन पे क्लास ही नहीं अटेंड कर रहा, उसका दिमाग ही किधर और है, कुदर उधर और है, घर वाले उसके असाइनमेंट कर रहे हैं। तब उनके मन में टीचर्स की इज्जत भी बढ़ी, उनको पता लगा कि बच्चे में सही में प्रॉब्लम है भाई, बाकी बच्चे तो कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारा बच्चा तो सोया ही रहता है, प्रोकास्टिनेट करता रहता है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, फटाफट कैमरा ऑफ कर देता है, बट गेम खेलने के लिए बहुत बढ़िया है। और कई पेरेंट्स जो कभी फोन देना ही नहीं चाहते थे जिंदगी में, उन्होंने लैपटॉप खरीदे। मैंने उन दिनों यूट्यूब की वीडियोस ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए थे क्योंकि काम तो था नहीं और लोग वीडियोस देख भी रहे थे। तो लॉजिटेक के वेब कैम मिलने बंद हो गए थे,
क्योंकि लोगों ने इतने कैमरास खरीदे थे। आई गॉट दैट। तो ये तो रियल में, और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बहुत यंग जनरेशन भी रिलेट कर सकती है, राइट क्योंकि राइट सबने कोविड देखा है। राइट। सो दैट गेव अस एन अपॉर्चुनिटी कि स्ट्रेस से क्या क्या हो सकता है, बहुत डिप्रेशन कुछ क्या हो होता सकता है। सर मैं यही जानना चाह रही थी कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये क्या जेनेटिकली ही ज़्यादा होता है या एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकता है? देखिए अगर मैम, जेनेटिक्स में नहीं है मान लीजिए हम्म, और एनवायरनमेंट घर का ऐसा स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहा है, अल्कोहलिज्म है, मार-पिटाई होती रही और बच्चा बहुत स्ट्रेस से बचपन गुज़रा है, क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है देखिए स्किज़ोफ्रेनिया? मैम, जेनेटिक तो ये होता है फॉर श्योर है। उसका रीजन क्या है कि जनरल पॉपुलेशन में 1% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। ठीक है। इसका मतलब 100 में से एक इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है। ये एक अच्छा। साइंटिफिक फैक्ट है जिसको आप बदल नहीं सकते। 100 में से एक 100 में इंसान, से एक। इट्स अ ह्यूज फर्क ये नंबर होता है सर। कि मैम किसी को हार्ट अटैक होता है, वो मेदांता गए, डॉक्टर त्रिहन को दिखा के आए, दे विल फ्लॉन्ट। बट अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास कोई गया तो दे वोंट फ्लॉन्ट। दे वोंट फ्लॉन्ट है। पहले तो साइकियाट्रिस्ट बनना नहीं कोशिश चाहते यही लोग, करेंगे फिर वो किसी को दिखाना नहीं पता ही चाहते नहीं। हैं, हाँ, आई एंड दे वोंट टेल कि आई वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट, तो फैमिली उसको छुपाएगी। नो। राइट। फिर वो घूमना बंद कर देगी, वो हम्म शादियों में जाना कम कर देगी, बट वो उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताएगी। और मैं तो ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, रिसेंटली मैंने एक बहुत बढ़िया फैमिली देखी और उन्होंने अपनी बेटी किसी के घर ब्याई, वो और भी बड़ी थी, बट उनके बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया था। फादर वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ही केम फॉर हिज डिप्रेशन फॉर ट्रीटमेंट टू मी। अच्छा ओके। तो बहुत बार ना छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत छुपाते हैं। ज्यादा मतलब बहुत। ये भी शादी के टाइम भी नहीं बता रहे मेरे थे हिसाब से कि- तो ऐसा होना चाहिए कि लड़का लड़की को आपस में बात कर लेनी चाहिए, घूम लेना चाहिए, जितनी मर्जी बढ़िया फैमिली हो, जितनी मर्जी अमीर हो, अल्टीमेटली शादी आप लड़के या लड़की से करते हो। सही बात और है। मैंने अपने कैरियर में बहुत बार देखा है, मेरे से वो पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ कि बता देना। अब आइडियली तो यही आंसर होता है, बट प्रैक्टिकली नहीं ये बताते ऑप्शन लोग। नहीं बताते लोग, और उसको वो लेयर अप करते हैं मनी से या बाकी चीज़ों से, एंड दे गेट आई मैरिड। गॉट दैट। और उसमें कई बार तो फीमेल के राइट्स भी इतने खतरनाक हैं कि अगर फीमेल को स्किज़ोफ्रेनिया, एम्स में देखा था एक बार, फीमेल स्किज़ोफ्रेनिक थी, उसकी शादी हुई, शी वाज नॉट रेडी टू चेंज हर अंडरगारमेंट्स फॉर 7-8 days, शी वाज नॉट रेडी फॉर सेक्स विद द हस्बैंड एंड ही वाज अ लॉयर, अच्छा ओके। एंड डिस्पाइट अ लॉयर ही वाज हेल्पलेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वाज हेल्पलेस। उसे पता था कि अब प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है और वो फंस गया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो बोलते हैं कि ये तो संस्कारी है, ज़्यादा बात नहीं करना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। आज के ज़माने में बात करनी चाहिए। कभी आपको फैमिली के बैकग्राउंड और उनके पैसे पे नहीं जाना चाहिए, बाकी जो भी खास ख्याल रखना चाहिए। मैं 2-3 क्लोज फ्रेंड्स देख चुका हूँ बचपन के, जिन्होंने अपने एक स्किज़ोफ्रेनिक बच्चे की, जिसकी तबीयत शादी के लायक नहीं है, शादी कर दी है अच्छा दोस्त की बच्चे, बेटे या बेटी के साथ। अच्छा एंड आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है, अगर कोई ठीक है आपने बता दिया है, किसी प्यार मोहब्बत वाली बात है, इट्स ओके, बट किसी को ऐसे धोखा देना ही अच्छी बात दैट्स सो नहीं। ट्रू सर। सर ये स्किज़ोफ्रेनिया मेडिकेशन से कितना इसका ठीक होने के चांसेस है और मैम, दोबारा आने के? जेनेटिक वाला में आंसर रह गया। हाँ मैं बता दूं, 1% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर किसी की मम्मी या पापा को स्किज़ोफ्रेनिया, बिकॉज दिस इज द सेकंड क्वेश्चन पीपल आस्क, राइट इसको तो सर ये हो गया, जैसे किसी की शादी भी हो गई, और कई बार ऐसा होता है शादी के बाद भी होता है, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप। राइट क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जो ऑनसेट है वो 15 से 35 साल के बीच में होती है। हाँ तो 25 साल में किसी की शादी हो गई और 30 साल में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, तो इसमें तो उसके क्या घर वालों कर की कोई सकते हैं? गलती नहीं है। सही बात है। अब ये तो जिसकी बीमारी है उसके भी लिए भी अनफॉर्चुनेट है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके लिए भी अनफॉर्चुनेट है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सही बात है। ठीक है, तो उसमें 10% चांस होगा कि उनके बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, अच्छा तो ये जेनेटिक हो गया। राइट। ठीक है, 10%। 10%। अच्छा 1% तो अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली में कोई स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री नहीं है, किसी पड़ोसी के बच्चे हैं, किसी को भी हो सकता है। आई गॉट दैट। ठीक है, अब वो कितनी जनरेशन पुराना है, क्या है, वो ऊपर वाले ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी की मदर या फादर को है तो 10% होगा। अब 10% का मतलब है कोई 10 बच्चे तो पैदा नहीं करने वाला, राइट। तो चांस की बात है कि 2 बच्चे उन्होंने किए, एक किया, तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होगा या नहीं होगा, बट रिस्क जो है वो 10%। और ये क्लिनिक पे लोग बाकायदा सवाल पूछते हैं कि सर इसका तो जो होना था हो गया, इसके बच्चों का क्या होगा, पूछते हैं लोग। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन यू दे आस्क। उसके बाद अगर भाई बहन में है तो रिस्क थोड़ा सा 8% के आसपास आ जाता है। अच्छा ओके। दोनों पापा मम्मी को है तो रिस्क और बढ़ जाएगा। ट्विन्स हैं तो लगभग 47% होता है। तो ट्विन्स में आइडली तो 100% होना चाहिए अगर कंप्लीटली जेनेटिक होता। तो इसका मतलब है जेनेटिकली जिनको हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, उनको भी 50% चांस है कि वो आएगा बाहर की नहीं आएगा। उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है। अब कितना रोल है ये मुझे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। तो मेनली इट इज जेनेटिक, बट एनवायरमेंटल ऐसा देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे तालाब में मछली है
डंडा मारोगे तो ऊपर आ जाएगी, बट अगर मछली है ही नहीं तो जितने मर्जी डंडे मारो वो ऊपर नहीं आने वाली। तो किसी की लाइफ में जैसे कई बार घर वाले ब्लैकमेल भी करते हैं, किसी के बेटे या बेटी को स्किज़ोफ्रेनिया, बेटी को खासकर अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो ब्लैकमेल करते हैं कि इसके ससुराल वालों ने टॉर्चर किया है इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया हो। दैट इज नॉट ट्रू। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, सुसाइडल भी हो सकती है आपकी बेटी, बट कोई टॉर्चर करके स्किज़ोफ्रेनिया नहीं पैदा कर सकता। नाउ यू गॉट इट मैम। यस, कि किसी कोई प्रोन था स्किज़ोफ्रेनिया के, राइट, कहीं वो ना स्ट्रेसफुल कहीं वो सिचुएशन में लेके गया आ रहा था तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। राइट, उसके लिए स्ट्रेस सिर्फ एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, राइट, बट किसी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल बना दी आपने तो उससे डिप्रेशन हो सकता है उसको। राइट। जैसे कोविड ने डिप्रेशन दिया, एंग्जाइटी दी, ये पॉसिबल है, बट कोविड ने किसी को स्किज़ोफ्रेनिक कर दिया टेंशन की वजह से, ये पॉसिबल नहीं है। आई गॉट इट सर। तो उनके लिए होप क्या है? जैसे आपने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है डिल्यूजनल होता है, बहुत सारा इसके सिम्टम्स आपने बताए जो बहुत ही मतलब हृदय को हिला देने वाले हैं। पर इनके लिए होप क्या है? क्या मेडिसिन में इनके लिए होप है? हाँ, मेडिसिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो 30% लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अच्छा, ओके। और काफी लोगों की ये धारणा है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉन्टिन्यूअस इलनेस है, व्हिच इज नॉट ट्रू। इट इज एपिसोडिक आल्सो, कि एक बार हुआ, किस्मत अच्छी है तो 2-5 साल के लिए कुछ नहीं हुआ, अच्छा, उसके बाद फिर हुआ, अच्छा, फिर उसके बाद कभी 5-10 साल के बाद हुआ और खत्म। बस ये ऐसे इसी पैटर्न में होता है। तो एपिसोडिक इलनेस है और पूरी रिकवरी अगर होती है तो पूरी नॉर्मल लाइफ काटी जा सकती है, बस दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, विद मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन। मेरे पास तो ऐसा भी पेशेंट रहा है कि माँ रो रही है कि डॉक्टर साहब आप इसकी दवाई शुरू कर रहे हो और बेटा आईटी प्रोफेशनल है और अच्छा काम कर रहा है और बिल्कुल ठीक हो गया। बोल रहा क्यों रो रही हो, दवाई है तो सही, ठीक तो हो गया मैं, दवाई तो खानी है। मतलब जो पेशेंट है वो ठीक हो गया इस लेवल पे कि वो अपनी अच्छी से जॉब भी कर रहा है और वो अपनी माँ को मेरे सामने ही काउंसिल कर रहा है कि दवाई तो खानी है, माँ इसमें रोना धोना क्यों कर रही है अगर मैं ठीक नहीं होता। राइट। बट ये भी एक हार्ड कोर फैक्ट है, 70% लोग इकोनॉमिकली मतलब पैसा कमाने के लायक नहीं हो पाते, शादी के लायक नहीं हो पाते और रिश्तों को निभाने लायक नहीं पाते। तो इन शॉर्ट दे डू नॉट कैनॉट टेक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो 30% तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ओके। जो बाकी 70% है उसमें भी काफी रिकवरी आती है, बट इकोनॉमिकली या इमोशनली प्रोडक्टिव के लिए उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। उसमें से थोड़ा सा एक सेगमेंट होता है 10-20% का, जिसमें आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दे लो, कुछ कर लो, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आती। अच्छा, उसमें एडमिशंस की जरूरत भी पड़ सकती है या ECTs की जरूरत भी पड़ सकती है। अच्छा, बट 80 to 90% will have a good response, 30% will be completely normal.